वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप सबके बीच कुछ नए प्रश्नों के साथ। आइए आज की अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों के साथ। चलो आज खुद से एक वादा करो, दृढ़ता ही नहीं पूरा इरादा करो। मेहनत की कोई सीमा नहीं होती मेरे दोस्त, जितनी हो सके उससे भी ज़्यादा करो। इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला। आज हम गृह प्रबंध यूनिट के एक नए टॉपिक समय एवं शक्ति व्यवस्थापन के प्रश्नों से पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। आपके लिए पहला प्रश्न है, आज का समय किसी भौगोलिक वस्तु की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसको कमाया भी जा सकता है और व्यय भी किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हॉल का। अगला प्रश्न है, पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है, कम होती है, अधिक होती है, बहुत होती है, सामान्य होती है। तो इसका सही उत्तर है कम होती है। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था अर्थात विस्तृत अवस्था में समय की मांग ज़्यादा होती है, लेकिन प्रथम अवस्था में समय की मांग कम होती है। टीएमयू शब्द है। टीएमयू शब्द जो है वो समय व्यवस्थापन का एक यंत्र है, या यूँ कह सकते हैं कि समय व्यवस्थापन का एक मानक है, और इसका फुल फॉर्म होता है टाइम मेजरमेंट यूनिट। अगला प्रश्न है, टीएमयू एक सेकंड का कौन सा भाग है? टीएमयू का एक सेकंड का भाग होता है 0.036। ये टीएमयू का सबसे छोटा भाग है। समय के भाग हैं कार्य, विश्राम, मनोरंजन, उपयुक्त सभी। तो इनमें से ये तीनों ही समय के भाग हैं। आप लोगों को शायद याद हो कि सन 2021 की टीजीटी की परीक्षा में ये पूछा गया था प्रश्न, 8:8:8 का क्या तात्पर्य है, ये किससे संबंधित है। तो इसमें जो 8 था यानी 24 घंटे को हमने 8-8 घंटों में बांटा है। तो एक जो 8 घंटा, जो पहला वाला 8 घंटा है, उसका तात्पर्य था कार्य करना, यानी 8 घंटे हमको कार्य करना है और 8 घंटे हमको विश्राम करना है और 8 घंटे हमको मनोरंजन करना है। तो इसका जो चौथा उत्तर है वो सही है। कार्यभार का अर्थ होता है, कार्यभार का अर्थ होता है कार्य इकाइयों का जोड़। कार्य इकाइयाँ 6 प्रकार की होती हैं, जिसको वॉकर ने बताया है। तो कार्यभार को हम लोग पीक लोड भी कहते हैं। तो जब ऐसे भी देखा गया है, जब गृहिणी को एक समय में कई सारे काम करने पड़ जाते हैं, तो उस समय उसको कार्य का दबाव ज़्यादा महसूस होता है। उसी को हम लोग कहते हैं पीक लोड या फिर कार्यभार। समय व्यवस्थापन के यंत्र हैं। समय व्यवस्थापन के यंत्र में 3 चीज़ें आती हैं। समय व्यवस्थापन के यंत्र में आता है अत्यधिक भार, कार्य का वक्र, विश्राम का समय। ये तीनों ही कार्य व्यवस्थापन के यंत्र हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दिखाता है। तो इसका सही उत्तर है कार्य का वक्र। कार्य का वक्र जो होता है वो एक निर्धारित समय में कार्य का कितना उत्पादन हुआ, यानी उत्पादन होने का जो परिवर्तन होता है, यानी 1 घंटे में यदि 20 उत्पादन हुआ, 20 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, तो अगले आने वाले हर घंटे में 20 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या फिर कुछ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो इस परिवर्तन को हम कार्य के वक्र के द्वारा दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्राम काल का अर्थ होता है। विश्राम काल का अर्थ होता है कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए जिस चार्ट की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गैंट चार्ट। अगला प्रश्न है, वह शारीरिक अवस्था जिसमें वर्तमान कार्य करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। तो वह स्थिति हमारी जब हमारी योग्यता काम करने के लिए कम हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं थकान। थकान के प्रकार हैं। थकान 2 प्रकार की होती है, शारीरिक थकान होती है और दूसरी मनोवैज्ञानिक थकान होती है। तो इसलिए इसमें जो उत्तर है हमारा सा वाला सही है। शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान, ये दोनों ही थकान के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ है। शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को करना, वो भी गुणवत्तापूर्ण। तो इसका पहला उत्तर सही होगा, कार्यों को सुविधाजनक तरीके से करना ताकि थकान का अनुभव ना हो। अगला प्रश्न है, थकान की वह स्थिति जो कार्य की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, उत्पादन में कमी आती है, कहलाती है। थकान का यह प्रकार कहलाता है मनोवैज्ञानिक थकान।
अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक थकान कितने प्रकार की होती है? मनोवैज्ञानिक थकान भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है नीरस थकान और दूसरी होती है कुंठाजन्य थकान। कौन मनोवैज्ञानिक थकान का उदाहरण नहीं है? नीरस थकान, कुंठाजन्य थकान, शारीरिक थकान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऊपर के 2, नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान, ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक थकान का उदाहरण है, लेकिन शारीरिक थकान मनोवैज्ञानिक थकान का उदाहरण नहीं है। ये थकान का एक मुख्य प्रकार है। योजना बनाना एक प्रक्रिया है, शारीरिक, मानसिक या फिर दोनों? तो जो ये योजना बनाना है, योजना बनाने की प्रक्रिया मानसिक होती है। हम कोई भी प्लान जो बनाते हैं वो हम सबसे पहले अपने मन में बनाते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में जो थकान होती है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। जब हमारी कोशिकाओं में ये यूँ कह सकते हैं, मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड का संचय ज़्यादा हो जाता है तो हमको थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है प्रारंभिक परिवार। उसके बाद ये जो विस्तृत परिवार है ये दूसरा सोपान है। संकुचित परिवार ये तीसरा सोपान है। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण का अर्थ? कार्य करने की सबसे आसान एवं शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है निकिल और डार्सी ने। अगला प्रश्न है, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा घटती जाती है। यानी एंजिल ने अपने बजट में 3 वर्गों में बजट जो बनाया है वो 3 वर्गों के हिसाब से बनाया है। पहला धनी वर्ग है, दूसरा मध्यम वर्ग है और तीसरा निर्धन वर्ग है। तो उन्होंने ये बताया कि जो धनी वर्ग होता है इसके पास जैसे जैसे जितना पैसा होता है उतना ही ये भोजन पे कम व्यय करता है। जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी आय का सबसे ज़्यादा प्रतिशत भोजन करने में खर्च करते हैं। तो इसका उत्तर होगा सा, भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था, प्रारंभ में गृह विज्ञान को घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था। किस थकान के लक्षण है? असंतोष, उबासी लेना, उदासीनता, कार्य से छुटकारा पाने की इच्छा। तो ये जो थकान होती है ये होती है नीरस थकान। ये जो लक्षण ऊपर बताए गए हैं ये सारे लक्षण किसके हैं? नीरस थकान के हैं। अगला प्रश्न है, कुंठाजन्य थकान के कारण है। कुंठाजन्य थकान के ये तीनों ही कारण हैं। कार्य के प्रति संतुष्टि न होना, कार्य की सफलता में संदेह होना, समय एवं शक्ति योजना के अनुसार कार्य का पूरा न होना। ये तीनों ही कुंठाजन्य थकान के कारण हैं, इसलिए इसमें उत्तर सही दा है। अगला प्रश्न, अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है। टीवी देखना, हाथ फैलाना तथा झुकना, चलना, भार उठाना। तो इसमें जो टीवी देखना है ये ज़्यादा थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, थकान का प्रकार नहीं है। शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, सामाजिक थकान या फिर नीरस थकान? इसमें से शारीरिक थकान थकान का प्रकार है, मनोवैज्ञानिक थकान थकान का प्रकार है, नीरस थकान थकान का प्रकार है, सामाजिक थकान इसमें थकान का प्रकार नहीं है। इसमें जो चिन्ह लगा हुआ है सही का ये दा पे लग गया है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो सा वाला है, सामाजिक थकान थकान का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर की कार्य क्षमता पर थकान का क्या प्रभाव, इसमें से कौन सा कारण प्रभाव नहीं डालता है? तो शरीर की कार्य क्षमता पर आलस्य का कोई प्रभाव नहीं, आलस्य का प्रभाव पड़ता है, शिथिलता का प्रभाव पड़ता है। यानी लक्षण जो होता है कार्य क्षमता पर थकान के जो लक्षण है आलस्य है, शिथिलता है, नींद का आना है, एकाग्रता इसका लक्षण नहीं है। यानी जब शारीरिक थकान का जो लक्षण है, ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जो शारीरिक थकान का लक्षण है वो निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जब शरीर थक जाता है तो हमको आलस्य आता है, शरीर में शिथिलता आ जाती है, नींद आती है, लेकिन एकाग्रता नहीं होती है। एकाग्रता थकान का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाले कार्य नहीं है। अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाले कार्य कपड़े धोना, सफाई करना, इस्त्री करना, पत्रिका पढ़ना। तो ये जो ऊपर के 3 हैं, कपड़े धोना, सफाई करना, इस्त्री करना, ये तीनों थकान के ये ज़्यादा थकान वाले कार्य हैं, लेकिन पत्रिका पढ़ना कोई बहुत ज़्यादा थकान का कार्य नहीं है, इसलिए उत्तर आपका दा सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान है। औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान जो है उसका नाम है नीरस थकान। नीरस थकान, शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, नीरस थकान,
कुंठाजन्य थकान। तो इसमें शारीरिक उत्तर भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ही जैसे कार्य करते रहने से लोगों के वर्कर जो होते हैं उनके अंदर नीरस थकान भी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे जो ज़्यादा सही उत्तर लग रहा है वो नीरस थकान ही है, इसलिए आपका सा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, समय यंत्र का प्रकार नहीं है। समय यंत्र का प्रकार नहीं है विश्राम काल, अत्यधिक कार्यभार, वक्र, कार्यवक्र। तो ये तीनों ही समय यंत्र का प्रकार है, लेकिन थकान समय यंत्र का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, माध्यम शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को कुल काम के घंटों का कितना प्रतिशत आराम मिलना चाहिए। तो मध्यम शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को कुल काम के घंटों का 16% आराम मिलना चाहिए, और जो ज़्यादा श्रम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, उनको कितना मिलना चाहिए, उनको 40%, यानी जितना घंटा काम करते हैं उन घंटों का 40% उनको आराम मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्य के मध्य विश्राम काल का अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है, अभी ये प्रश्न इसके पहले भी आ चुका है, इसका अर्थ होता है कि कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति हो जाना। अगला प्रश्न है, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कुल कार्य का कितने प्रतिशत विश्राम मिलना चाहिए। तो इसमें 57% लिखा हुआ है, सही उत्तर लगा हुआ, लेकिन इसमें 40% सही है, इसलिए हमारा उत्तर होगा बा वाला 40%। थकान का कारण है कार्य की अधिकता, कार्य की नीरसता, कार्य के प्रति घृणा। तो ये तीनों ही थकान के कारण होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर सही दा है। अगला प्रश्न है, थकान से बचाव का उपाय है उचित आसन, अनावश्यक क्रियाओं से बचना, आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना। तो ये तीनों ही थकान से बचाव के उपाय हैं, इसलिए इसमें उत्तर दा सही है। कार्य, विश्राम एवं शयन तीनों में कितना अनुपात होना चाहिए। तो इन तीनों में अनुपात होना चाहिए 8:8:8। तो यहाँ पे जो ये शयन है, शयन की जगह पे मनोरंजन होना चाहिए था, क्योंकि विश्राम का मतलब ये होता है शयन करना। विश्राम, जब शयन के दौरान विश्राम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 8 घंटे कार्य करिए, 8 घंटे विश्राम करिए और 8 घंटे आप मनोरंजन करिए। मनोरंजन में आप मनोरंजन के अलावा उसमें पढ़ना लिखना भी सब कुछ आ जाता है, इसलिए आपका ये उत्तर 8:8:8 ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या एवं सुविधा के अनुसार विश्राम की अवधि और तरीका निश्चित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या और सुविधा के अनुसार विश्राम की जो अवधि, यानी कितने घंटे हमको विश्राम करना है और किस तरीके से हमको विश्राम करना है, ये दोनों निश्चित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड संचित होने के कारण होने वाली थकान है। तो ये जो थकान है, ये थकान है शारीरिक थकान। जब भी हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हमें शारीरिक थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न है, कार्य के प्रति उदासीनता किस थकान का लक्षण है। कार्य के प्रति अगर हमें उदासीनता महसूस हो रही है, कार्य करने का मन नहीं कर रहा, कार्य करने से मन हमारा ऊब रहा है, तो ये जो थकान होती है नीरस थकान होती है, ये हमारी नीरस थकान होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी थकान निराशा से उत्पन्न होती है। तो इनमें से मन का ऊब जाना और घर का वातावरण, असंतोषजनक कार्य दशाएँ। तो ये असंतोषजनक कार्य दशाएँ जो होती है, ये हमारी ये निराशा से उत्पन्न होने वाली थकान है। कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कार्य को सरल तरीके से करना, बिल्कुल सीधा सा अर्थ है इसका, कार्य को सरल तरीके से करना ही कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण की सबसे पहले अवधारणा किसने दी थी। कार्य सरलीकरण की सबसे पहले अवधारणा दी थी विकलांग महिलाओं के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने। अगला प्रश्न है, किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा दी है राजमल पी देवदास ने। अगला प्रश्न है, किसने सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया है। तो ग्रास एवं क्रेंडल ने कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया है। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीक होती है। तो कार्य सरलीकरण की 2 तकनीक होती है, एक होती है औपचारिक, दूसरी होती है अनौपचारिक तकनीक। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक को कितने भागों में बांटा गया है। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक को 4 भागों में बांटा गया है। कार्य सरलीकरण की किस तकनीक को पेन और पेंसिल तकनीक भी कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये जो कार्य सरलीकरण की अनौपचारिक तकनीक होती है, इसको हम पेन और पेंसिल तकनीक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक नहीं है।
तो इसमें कौन सी तकनीक नहीं है, इसको हमको ढूंढना है। तो साइकिल ग्राफ विधि ये कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। माइक्रो मोशन अध्ययन भी औपचारिक तकनीक है और मेमो मोशन अध्ययन भी कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। लेकिन जो ये मल्टीमैन चार्ट है ये कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक नहीं है। पेन एवं पेंसिल तकनीक इनमें से कौन नहीं है? पाथवे चार्ट और स्टॉप वॉच तकनीक, मेमो मोशन अध्ययन, इनमें से कौन सी पेन पेंसिल तकनीक नहीं है? तो इसमें पाथवे चार्ट भी पेन एंड पेंसिल तकनीक है। इसमें स्टॉप वॉच तकनीक पेन पेंसिल तकनीक नहीं है और मेमो मोशन अध्ययन भी पेन पेंसिल तकनीक नहीं है। बाकी पाथवे चार्ट ये पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि पेन और पेंसिल तकनीक को ही हम अनौपचारिक तकनीक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण की इनमें से कौन सी अनौपचारिक तकनीक है? कार्य सरलीकरण की इनमें से प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, साइकिल ग्राफ विधि, इनमें से अनौपचारिक तकनीक नहीं है। कौन सी अनौपचारिक तकनीक है? तो प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन चार्ट ये दोनों ही कार्य सरलीकरण की अनौपचारिक तकनीक है। बाकी साइकिल ग्राफ विधि अनौपचारिक तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कार्य सरलीकरण की पेन और पेंसिल तकनीक है? तो इनमें से मल्टीमैन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ये चारों ही पेन पेंसिल तकनीक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से ये चारों ही कार्य सरलीकरण की पेन पेंसिल तकनीक है, इसलिए आपका इसमें सा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का क्या अर्थ होता है? प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अर्थ होता है कार्य में रुकावट। अगला प्रश्न है हमारा, यह चार्ट उन क्रियाओं के अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाता है जिसे एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करते हैं। तो ये हमारा चार्ट कहलाता है मल्टीमैन चार्ट। जैसे कि नाम से ये स्पष्ट है, मल्टीमैन का मतलब कि 2 या 2 से अधिक आदमी। तो यहाँ पे मल्टीमैन चार्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाथवे चार्ट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाथवे चार्ट का सबसे पहले प्रयोग किया था मैडम गिलबर्ट ने। इसको पाथवे चार्ट को ही हम पिन और धागा तकनीक भी कहते हैं। तो इसका आपका उत्तर सही है, गिलबर्ट ने। पाथवे चार्ट को ही हम धागा और पिन तकनीक कहते हैं, पिन और धागा तकनीक कहते हैं। इसको मैडम गिलबर्ट ने बनाया था। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीकी है? कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीकी है औपचारिक तकनीक। अगला प्रश्न है, औपचारिक तकनीक का भाग नहीं है। औपचारिक तकनीक का भाग सामूहिक अध्ययन नहीं है। बाकी साइकिल ग्राफ विधि, मेमो मोशन अध्ययन और माइक्रो मोशन अध्ययन ये तीनों ही औपचारिक तकनीक का भाग है, लेकिन सामूहिक अध्ययन इसका भाग नहीं है। अगला है, अनौपचारिक तकनीक की विधि नहीं है। प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ग्राफ चार्ट, पाथवे चार्ट, तो इनमें से अनौपचारिक तकनीक की विधि ग्राफ चार्ट नहीं है। बाकी ये तीनों ही जो चार्ट हैं ये अनौपचारिक तकनीक यानी कि पेन पेंसिल तकनीक है। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण कार्य करने की सबसे सरल तथा तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ग्रास एवं क्रेंडल का। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया। यह जो विचार सबसे पहले दिया गया था मुंडेल ने। इन्होंने परिवर्तन के 5 वर्ग दिए थे, जिसे ग्रास एवं क्रेंडल ने संक्षिप्त करके 3 वर्ग कर दिया था। अगला प्रश्न है, पाथवे चार्ट का सर्वप्रथम उल्लेख गिलबर्ट ने किया। इस विधि को इस नाम से भी जानते हैं, इसको हम पिन और धागे की विधि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये शारीरिक दृष्टि से अपंग महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने पहले बता भी दिया है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा सबसे पहले अपंग महिलाओं के लिए कार्य सरलीकरण की विधि बनाई गई थी। तो इसमें हमारा उत्तर सही है आ, शारीरिक दृष्टि से अपंग महिलाओं के लिए ही कार्य सरलीकरण बनाया गया, अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुंडेल के परिवर्तन के वर्गों की संख्या कितनी है? तो मुंडेल के परिवर्तन के वर्गों की संख्या पहले 5 थी, लेकिन अब इसको 3 कर दिया गया। तो इसमें आप 5 उत्तर सही कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है, लेकिन अब वो परिवर्तित होकर के 3 हुए हैं और लेकिन पहले ये 5 थे। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के 3 परिवर्तन वर्गों को विभाजित किया है, जिनमें से पहला परिवर्तन है, इनमें से पहला परिवर्तन है, इनमें से पहला परिवर्तन आपका है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन।
अगला प्रश्न है मुंडेल का तीसरा परिवर्तन वर्ग है। तो मुंडेल का तीसरा परिवर्तन वर्ग है उत्पाद में परिवर्तन। क्रियाओं को कम करना, बाएं हाथ का उपयोग और गुरुत्वाकर्षण की सहायता से ये सब करना मुंडेल के किस परिवर्तन वर्ग के उदाहरण हैं? तो ये जो है हाथ और पैरों की गतियों में परिवर्तन से संबंधित है ये चीज़ें। अगला प्रश्न है समय तथा श्रम बचत के लिए प्रयोग में लाया जाता है। समय तथा श्रम बचत के लिए प्रयोग में ये तीनों ही चीज़ें लेकर आई जाती हैं। कुकर से भी समय बचता है और श्रम बचता है। कपड़े धोने की मशीन से भी श्रम बचता है और समय बचता है। और मिक्सर ग्राइंडर से भी समय बचता है और श्रम बचता है। अगला प्रश्न है कुकर का प्रकार है। इनमें से जल रहित कुकर, एकमिक कुकर, प्रेशर कुकर, ये तीनों ही कुकर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कुकिंग रेंज के प्रकार हैं। विद्युत संचालित रेंज, मिट्टी के तेल की रेंज या फिर गैस रेंज। तो कुकिंग रेंज में ये तीनों ही आ जाते हैं, इसलिए इसमें से उत्तर आपका द सही है। उपयुक्त सभी ही कुकिंग रेंज के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम शॉर्ट में फ्रीज कहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में चिल ट्रे का तापमान होता है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से कुछ कम, यानी कि इतना कम होता है कि उसमें चिल ट्रे में बर्फ़ जमाई जा सकती है। अगला प्रश्न है सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अवशोषण किसके अवशोषण में? सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो काला रंग होता है ये सूर्य के प्रकाश के ऊष्मा को ज़्यादा ही सोखता है। तो सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए इन डिब्बों के ऊपर काला पेंट किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को सोख सके और भोजन जल्दी पक सके। अगला प्रश्न है खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। भौतिक सुविधा, व्यक्तिगत सुविधा, सार्वजनिक सुविधा या फिर मानवीय सुविधा। तो इसका सही उत्तर है सार्वजनिक सुविधाएं हैं। खेल कूद के मैदान और पार्क ये सार्वजनिक सुविधा है। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत निर्णय। ये निर्णय कहलाता है व्यक्तिगत निर्णय। जब कई लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं तो उसको कहते हैं सामूहिक निर्णय। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब होता है कि जब जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो उसका जो बेलन होता है, ये जो हिलने डुलने वाला जो बेलनाकार उसमें लगा होता है यंत्र, वो कपड़ों को अपनी तरफ खींच के धुलता है, यानी कि अपकेंद्रित कर करके धुलता है। इसलिए इसका सिद्धांत है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण विधि पर काम करता है। अगला प्रश्न है वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम समय एवं शक्ति लगती है, इसका भाग है। सेफ्टी वाल्व, कैबिनेट, चिल ट्रे, इनमें से सभी, नोजल, पंखा। तो सेफ्टी वाल्व ये कुकर का भाग है। कैबिनेट चिल ट्रे ये फ्रिज का भाग है। नोजल पंखा वैक्यूम क्लीनर का भाग है। इसलिए इनमें से सभी उत्तर सही नहीं होगा। नोजल पंखा वैक्यूम क्लीनर का ही एक भाग है। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें अधिक दबाव पर भोजन पकता है। सेफ्टी वाल्व एवं गास्केट किस यंत्र के भाग हैं? तो सेफ्टी वाल्व और गास्केट प्रेशर कुकर का भाग है। सेफ्टी वाल्व उसे कहते हैं जो सीटी के बगल में छिद्रयुक्त एक पेंच जैसा लगा रहता है। तो कभी कभी सीटी नहीं आती है, मान लीजिए, तो जिसको वेट कहते हैं, सीटी को हम इस पार्ट को हम वेट कहते हैं। तो सीटी हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, अपने मतलब दैनिक बोलचाल की भाषा हम लोग सीटी कहने लगते हैं उसको। बाकी उसको कहते हैं वेट। तो जो वेट के पास में होता है, वेट के मतलब नीचे, और जो बंद करने का जो उसमें एक डंडी लगी रहती है, डंडी कह लीजिए उसको, तो जो लगी होती है उसको उसके नीचे लगा होता है, छिद्रयुक्त भाग लगा होता है। जब उसमें वेट नहीं उठती है, ज़्यादा भाप का दबाव हो जाता है, तो कुकर फटने से बचने के लिए सेफ्टी वाल्व निकल के बाहर आ जाता है और कुकर फटने से बच जाता है। और गास्केट किसे कहते हैं? और जो गास्केट है ये जो गास्केट होता है ये होता है कुकर का रबड़, जो रबड़ वाला भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं गास्केट। इसको हम कहते हैं गास्केट। और प्रेशर कुकर में से अतिरिक्त भाप एक नलिका द्वारा निकलती है, इसे कहते हैं वेंट ट्यूब।
वेंट ट्यूब होती है, वेंट ट्यूब से भाप निकलती है और इसको नियंत्रित करता है उसके ऊपर रखा हुआ वेट जिसको हम कहते हैं सीटी। प्रेशर कुकर के ढक्कन में लगने वाले रबर के छल्ले को क्या कहते हैं? तो प्रेशर कुकर के ढक्कन में लगने वाले रबर के छल्ले को हम गास्केट कहते हैं। गैस चूल्हे के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो गैस चूल्हे के सिलेंडर में द्रवित पेट्रोलियम गैस भरी होती है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी गैस कहते हैं। रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है। रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं रेगुलेटर। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ठंडे एवं गर्म ताप का अंतर होता है। तो रेफ्रिजरेटर में ठंडे और गर्म ताप का जो अंतर होता है वो 0 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य होता है। चिल ट्रे, फ्रीजर, कैबिनेट किसके भाग हैं? तो ये जो है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रीज कहते हैं, उसके भाग हैं ये तीनों। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर के अंदर गर्म हवा खाद्य पदार्थों से टकराकर ऊपर की ओर जाती है तथा बर्फ से टकराकर भारी होकर नीचे आती है। इस चक्र को क्या कहते हैं? इस चक्र को कहते हैं चालन चक्र। अगला प्रश्न है, मिक्सर तथा ग्राइंडर में जिस भाग में विद्युत मोटर को सुरक्षित रूप में रखा जाता है वह कहलाता है मोटर हाउसिंग। अगला प्रश्न है, एक मिक्सर ग्राइंडर के भाग होते हैं जार, मोटर, गति नियंत्रक स्विच, ब्लेंड्स, तार एवं प्लग। तो इनमें से ये तीनों ही मिक्सर ग्राइंडर के भाग होते हैं, इसलिए आपका उत्तर सही है द। अगला प्रश्न है, इस्त्री का हैंडल किस तत्व का बना होता है? इस्त्री मतलब प्रेस जो होती है उसका जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है बेकेलाइट। ये बेकेलाइट से बना होता है। अगला प्रश्न है, ओवन में गर्म होने वाले तार लगे रहते हैं जो बने होते हैं किसके? ये बने होते हैं नाइक्रोम के। इनमें से कौन ओवन का भाग नहीं है? हीटिंग एलिमेंट, कंटेनर, टांगे या फिर नोजिल। तो इनमें से नोजिल जो है वो ओवन का भाग नहीं है, बाकी ये तीनों ही ओवन का भाग होता है। ब्रश, पिचकारी, नोजल ये सब किस यंत्र के भाग हैं? तो ये तीनों ही वैक्यूम क्लीनर के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, गीजर में गर्म होने वाले तार बने होते हैं। तो गीजर में जो गर्म होने वाले तार होते हैं, तार का मतलब जो एक रॉड होती है, जो रॉड गीजर के अंदर एक रॉड लगी होती है, वो जो रॉड होती है वो बनी होती है 60% निकेल की, 25% लोहे की और 15% क्रोमियम की, इसलिए इसमें से उत्तर आपका द सही है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को गोल घुमाने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है विडोलक पर। जो मैंने आपको बताया था कि जो विडोलक होता है, विडोलक जो अपकेंद्रण विधि पे काम करता है वो कहलाता है आपका विडोलक। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी बनाने के यंत्र को कहते हैं? कॉफ़ी बनाने के यंत्र को हम कहते हैं कॉफ़ी परकोलेटर। ना टोस्टर कहते हैं, ना ओवन कहते हैं, ना प्रेशर कुकर कहते हैं, बल्कि इसको क्या कहते हैं हम? कॉफ़ी परकोलेटर। अगला प्रश्न है, कुकिंग रेंज के भाग हैं चौखट, वर्नस और तो इसलिए हमारा उत्तर इसमें से और बा दोनों सही है, यानी कि सा उत्तर इसमें सही है। चौखट और वर्नस दोनों ही कुकिंग रेंज के भाग होते हैं। माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने की क्रिया पारस्परिक रूप से पकाने की क्रिया से कितना तेज होती है? तो माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने की क्रिया पारस्परिक रूप का मतलब होता है कि जैसे हम साधारण रूप से जो भोजन पकाते हैं और माइक्रोवेव से जो भोजन पकाते हैं, तो ये इसकी क्रिया होती है 2/10 भाग के बराबर तेज होती है। अगला है, यानी बहुत तेज होती है। अगला है प्रश्न, माइक्रोवेव ऐसा ओवन है जिसमें माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग भोजन पकाने हेतु किया जाता है। भोज्य पदार्थ में ऊष्मा वितरित होती है जो कि आणविक घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। परिभाषा किसके अनुसार है? तो यह परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका के 21वें वॉल्यूम के अनुसार है। अगला प्रश्न है, समय एवं शक्ति बचाव का उपकरण नहीं है। वॉशिंग मशीन भी समय और शक्ति को बचाता है, मिक्सर ग्राइंडर भी समय और शक्ति को बचाता है, प्रेशर कुकर भी समय और शक्ति को बचाता है, लेकिन सिलबट्टा जो होता है वो समय शक्ति को नहीं बचाता है। इसमें कोई भी चीज़ पीसते हैं तो ज़्यादा समय लगने लगता है। विद्युत इस्त्री में क्या प्रयोग होता है? विद्युत इस्त्री में विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, या फिर विद्युत शक्ति भाप बन जाती है, या फिर दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका पहला उत्तर सही है, जिसमें है विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे प्रेस गर्म हो जाती है और कपड़े ताप से कपड़े की जो सिकुड़न होती है वो दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यंत्र द्वारा सुगमतापूर्वक फर्श, दरी, कालीन आदि साफ की जाती है? तो वैक्यूम क्लीनर से
सुगमतापूर्वक यानी कि आसानी से फर्श, दरी, कालीन ये दूर हो जाती है। फर्श, दरी, कालीन से धूल साफ हो जाती है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के टुकड़ों को सेंकने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, एक देखिए ऊपर ये डिश वॉशर लिखा है। डिश वॉशर का मतलब होता है कि बर्तन धुलने की मशीन। तो बर्तन धुलने की मशीन से भी धूल नहीं साफ़ होती, वॉशिंग मशीन से भी धूल नहीं साफ़ होती, इससे कपड़े साफ़ होते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर कहीं से भी, वो चाहे फर्श हो, चाहे दरी हो, चाहे कालीन हो, चाहे पर्दे हो, चाहे सोफ़ा हो, कहीं से, चाहे बिस्तर हो, सभी जगह से वैक्यूम क्लीनर से धूल को हटाया जा सकता है। इसलिए इसमें उत्तर वैक्यूम क्लीनर सही है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के टुकड़े को सेंकने के लिए प्रयोग किया जाता है टोस्टर, गीजर, हीटर या कुकर। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है टोस्टर का। अगला प्रश्न है, रसोई घर के बर्तनों को साफ करने वाली मशीन को कहते हैं डिश वॉशर। घर के अंदर की जलवायु के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है हीटर का, कूलर का, एयर कंडीशनर का, उपयुक्त सभी का। तो इसमें से ये तीनों ही सही हैं। जलवायु को नियंत्रण का मतलब होता है कि ठंडी में मतलब कि कौन सी चीज़ें कमरे को गर्म कर देती हैं और उसमें गर्मी में कौन सी चीज़ें कमरे को ठंडी कर देती हैं। और तो ये सब कमरे के अंदर, घर के अंदर जो जलवायु होती है उसको नियंत्रित कर देते हैं। तो हीटर भी, एयर कंडीशन भी, कूलर भी। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत स्रोत सूरज की किरणों का प्रयोग करके खाना बनाने वाले को कहते हैं सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, एकमिक कुकर, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों कुकर ही गैर परंपरागत स्रोत सूरज की किरणों का प्रयोग करके खाना बनाने वाले को कहते हैं। नहीं, इसमें ये तीनों नहीं होंगे, इसमें सोलर कुकर सही होगा। गैर परंपरागत स्रोत सूरज की किरणों से खाना बनता है केवल सोलर कुकर से। बाकी एकमिक कुकर, प्रेशर कुकर इसके लिए हमको जो है गैस या फिर चूल्हे आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, वाष्प के दबाव में भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वाष्प के दबाव में भोजन बनाना प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो इसमें से फ्रीजर, चिल ट्रे, मोटर, नियामक, इन चारों में से नियामक सही है। तीनों ही रेफ्रिजरेटर के अंदर होते हैं, लेकिन नियामक जो होता है वो ताप को नियंत्रित करता है। इसी को हम अंग्रेजी में रेगुलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूखे मसाले पीसने हेतु प्रयुक्त होती है? तो सूखे मसाले पीसने हेतु प्रयुक्त होती है मिक्सर, ग्राइंडर, परकोलेटर, रेगुलेटर। तो सूखे मसाले पीसने के लिए प्रयुक्त होता है ग्राइंडर। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में निकास नली के ऊपर वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम वेट का प्रयोग करते हैं। वेट को हम लोग क्या कहते हैं? सीटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एवोपरेटर, मोटर आदि किसके भाग है? तो ये तीनों ही रेफ्रिजरेटर के भाग हैं। तो आज हमारा शक्ति व्यवस्थापन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये समाप्त हुए और आशा है कि इन प्रश्नों से आप सब लोग लाभ उठाएंगे और आपकी परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को फिर से पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। इन डाउट्स को मैं आपको समय मिलते ही क्लियर कर दूँगी। जय हिंद।